नमस्कार। मैं एडवोकेट शारंग पांडे। आज मैं एक विषय पे बात करने वाला हूँ, वो है आत्महत्या, सुसाइड। हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ एक आत्महत्या हो रही है। अभी फ़िलहाल तो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग अचानक से आत्महत्या कर रहे हैं और इस आत्महत्याओं के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है, ये आत्महत्या नहीं, ये एक सोची समझी साजिश के साथ किया हुआ खून है, मर्डर है। और इसमें कई धागे इसके कई बहुत बड़े बड़े हस्तियों से जुड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े कलाकार, डायरेक्टर्स और कुछ संदिग्ध ऐसे शख्स हैं जो सब इन हत्याओं के पीछे कार्यरत हैं। सुशांत सिंह हत्या के पहले एक उसकी जो मैनेजर थी दिशा की आत्महत्या डिक्लेयर की गई, पर वो भी एक सामने आ रहा है कि वो भी एक सोची समझी साजिश और खून है, मर्डर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कई बड़ी हस्तियों ने उसके ऊपर पहले बलात्कार किया और फिर उसको 14वें माले पर से नीचे फेंक दिया। अभी इन सब का जो लिंक है वो महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक घराने के राजकुमार के साथ भी जुड़ रहा है। उनके संबंध, रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह के साथ के संबंध, सुशांत सिंह के अकाउंट से पैसे गायब होना, सुशांत सिंह को जबरन दिमागी मरीज करार करना, सुशांत सिंह को संदिग्ध ऐसी दवाइयाँ देना और सुशांत सिंह पर दबाव डालना जिससे कि वो आत्महत्या करे। और जिस तरीके से सुशांत सिंह की मर्डर मिस्ट्री है कि सुशांत सिंह की हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच थी और जिस जगह वो लटका था वो 5 फुट 11 इंच है। सुशांत सिंह के गले पर जो मार्क मिले हैं वो ओ मार्क है। ओ मार्क जो आते हैं वो हमेशा कोई दूसरा जब खून करता है गला घोटकर तब वो ओ मार्क आता है, और आत्महत्या जब होती है तो वी मार्क आता है। सुशांत सिंह के गले पर ओ मार्क है और साथ में ही लेदर के पट्टे की निशान है जिसको यहाँ बकल लगा है, उसके वजह से उसका खून वहाँ घोट गया था। और उसके हाथों को भी दबाया गया, बांध के रखा था या किसी ने दबा के पकड़ा था, पैरों को भी दबा के पकड़ा था और उसे मारपीट भी की गई और उसको उसका खून किया गया है, ऐसा शक है। बम्बई पुलिस का इस पीछे जो काम चल रहा है और जिस तरीके से बम्बई पुलिस काम कर रही है वो बहुत संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि बम्बई पुलिस किसी तरीके से सुशांत सिंह के हत्यारों को बचाना चाहती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोगों का और फिल्म इंडस्ट्री के बड़ी हस्तियों का इसमें समावेश है। कई बड़े कलाकार, मान्यवर कलाकार जिन्हें हम आज सुपरस्टार कहते हैं, वो सब लोग इस हत्या में शामिल होने का शक है। और इसके साथ में ही कई और ऐसी मैं घटनाएं और उनकी कड़ियां जोड़ रहा हूं। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, ये खून है, ये सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज गायब होना, सुशांत सिंह के घर में 3 लोगों का एक दिन पहले रहना और अचानक से उन सब लोगों का ये कहना कि हम लोग थे ही नहीं, सुशांत सिंह के साथ जो रहता था बंदा, उस बंदे का बयान और रिपब्लिक टीवी पर उसकी जिस तरीके से हुई बोलती बंद और वो परेशान हो गया, उसके पास जवाब नहीं थे। ये सब कड़ियाँ इस पूरे तफ्तीश को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रही है जहाँ के ये साबित होता दिख रहा है कि ये
खून था, आत्महत्या नहीं थी। उसके बाद बिहार पुलिस के जो अफसर बम्बई आए, उन्हें अचानक से क्वारंटाइन किया गया, ज़बरदस्ती से उनको ये कर दिया गया, अलग कर दिया गया उनके हाथ पर। रोज़ हज़ारों से लोग बम्बई आते हैं, पर उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता। पर एक बिहार पुलिस का बड़ा अफसर इस पर्टिकुलरली गुनाह में जब इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बिहार पुलिस के जो बस्ता था, जो लोग आए थे 8-10 लोग, उन्हें किसी तरीके की मदद नहीं दी जा रही बम्बई पुलिस की तरफ से, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोक लगा रखी है। रिया चक्रवर्ती का अचानक से गायब हो जाना, फिर उसके 1000 फ़ोन कॉल्स जिसमें वो बम्बई के डीसीपी के साथ कई बार बात करती हुई नज़र आई पिछले साल भर में, ये साबित होता जा रहा है। उसके साथ में रिया चक्रवर्ती के महेश भट्ट के साथ में संबंध, और दिशा साल्विन का जो मर्डर हुआ है, जिसमें उसे बुलाया गया, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की कई बड़ी हस्ती और राजनीतिक नेताओं के बच्चे वहाँ हाजिर थे। उस खून का भी कोई तफ्तीश नहीं की गई, उसे भी एक बंद डब्बे में बंद कर दिया गया बम्बई पुलिस की तरफ से। ये सब चीज़ें एक संदेह तैयार करती है मन में। इन सबको, ये सब कड़ियां अगर जोड़े तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ दिशा साल्विन या सुशांत सिंह राजपूत, ये दो ही ऐसे आत्महत्या नहीं है जो खून या मर्डर की तरह साबित हो रहे हैं। इससे पहले भी कई हस्तियां हैं जिनके मर्डर हुए पर जो आत्महत्या करार दी गई। जैसे कि एक टीवी कलाकार थी जो बिग बॉस में आती थी, सडनली बाद में उसका आत्महत्या की जाती है। उसके शरीर पर भी मारपीट के निशान पाए जाते हैं, पर यह कहकर कि वो नशे की लत लग चुकी थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे ड्रग देता था और वो किसी और बड़े ड्रग गैंग का और माफिया का संबंध रखता था, पर सडनली वो भी आत्महत्या करार की गई और वो डब्बे में बंद हो गया। वांटेड पिक्चर में जो दोस्त बताया गया है हीरो का, जो विनोद खन्ना जी जिसको बेटा जैसा मानते हैं, वो जो हीरो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी के, पर वो व्यक्ति भी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े हीरो का काफी नजदीकी रहा गया है, पर सडनली वो भी अचानक से एक दिन मरा हुआ पाया गया और ऐसा करार किया गया कि उसे ड्रग्स का ओवरडोज हो गया और उसमें वो, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे एक बात पता नहीं चल रहा कि ये जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं ये लोग सब दिमागी हालत खराब कैसे होती है इनकी, और इनके सबके संबंध एक ही बंदे से कैसे साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इस बॉलीवुड की बड़ी हस्ती के फैमिली मेंबर्स या इनके साथ क्लोज रहे हैं। जैसे जिया खान का भी जो खून हुआ, जिसे आत्महत्या करार की गई बम्बई पुलिस की तरफ से, उसमें भी फिल्म इंडस्ट्री के एक पुराने कलाकार के पुत्र और बॉलीवुड के बांद्रा बैंडस्टैंड पे रहने वाले एक बड़े कलाकार के शागिर्द होने का ये है और उनके संबंध थे, और वहाँ भी महेश भट्ट जी की लिंक थी। इसके पहले भी दिव्या भारती नामक एक बहुत सफल कलाकार रही थी। त्रिदेव जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था, और अचानक से एक दिन अपनी सफलता की बुलंदी पर रहने वाली एक कलाकार जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, वो अचानक से 8वें माले से कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। और वहाँ भी इसी
बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार के दोस्त की वो सो कॉल्ड बीवी थी। इसके पीछे क्या राज है, इन लोगों के पीछे और कौन सी बड़ी ताकत काम कर रही है जो शायद भारत के बाहर बैठे काम कर रही है। एक समय था जब बॉलीवुड में अच्छे सिनेमा तैयार होते थे, जिसमें अच्छी कहानियां होती थी, जिसमें कोई तरीके का ये नहीं था। अब तो जो फिल्में तैयार हो रही हैं इसमें सब जगह हिंदू धर्म को नाम रखा जाता है या उन्हें विभत्स रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कई क्रिकेट के खिलाड़ी, कई बॉलीवुड के कलाकार, कई बड़े राजनीतिक नेता, ये सब लोग अचानक से भारत विरोधी और एक पर्टिकुलर कौम के नज़दीक दिखने लगे हैं। और इस सब के पीछे खुलेआम सब अखबारों में, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये सब दुबई में बैठा इनका जो डॉन है वो सब ये सब करवा रहा है। ऐसी गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी, ऐसी एक और फिल्मी कलाकार है उन पर भी अटैक हुआ था। ऐसे कई कलाकार हैं जो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर उन्हें जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है, जानबूझकर उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है या जानबूझ के उन्हें काम से दूर रखा जा रहा है, उनके काम कैंसिल किए जा रहे हैं। इसमें कई बड़े डायरेक्टर भी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के शामिल हैं। ये नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म का अकेला मामला नहीं है। ये ग्रुपिज्म या नेपोटिज्म इसमें से साबित नहीं हो सकता। ये तो बस दिशाहीन, ये जो इंक्वायरी है इसको दिशाहीन करने के लिए ये एक स्टोरी रची गई है। इसका नेपोटिज्म से या ग्रुपिज्म से कोई संबंध नहीं। इसका सीधा सीधा संबंध है अंडरवर्ल्ड से और अंडरवर्ल्ड के कई नामी हस्तियों से जो कि आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली, कल भी एक शर्मा नाम के बंदे ने आत्महत्या कर ली। और दिशा जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर रही है, उनके हत्या के पहले भी एक और उनके दोस्त की ऐसी ही आत्महत्या हुई जो संदिग्ध तरीके से हुई। और इन सभी बातों को आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। एक पुलिस की रिपोर्ट कि अचानक से आत्महत्या, मानसिक हालत खराब और कभी ड्रग्स का ओवरडोज तो कभी शॉर्ट टेम्पर्डनेस, कभी मेंटल बाइपोलर बिहेवियर, ऐसे बता के उन्हें खत्म कर दिया गया और उसे बता गया एक मामूली आत्महत्या। क्या आत्महत्या इतनी मामूली है कि बस एक रिपोर्ट आत्महत्या, आकस्मिक मृत्यु और फाइल बंद? क्या आत्महत्या करने वाला, उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है? मेरा 100% मानना ऐसा है कि हर आत्महत्या के पीछे एक कहानी है, एक रहस्य है। कोई बेफजूल आत्महत्या नहीं करता है। और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति निराशा में जो जाता है वो खुद ब खुद नहीं जाता है, उसके पीछे कारण होते हैं। उसे ये सब करने पे मजबूर किया जाता है, उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉर्चर किया जाता है। उसे बलिंग भी कहते हैं कि कंटिन्यूअसली तुम्हें क्रिटिसाइज करना है, किसी को कंटिन्यूअसली तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करना है, कंटिन्यूअसली तुम्हें यह जताना है कि भाई तुझे मेंटल डिसऑर्डर है। कंटिन्यूअसली उसको बोलना है कि यार तू पागलों जैसी बातें कर रहा है, तू पागल है क्या, तू ऐसे कैसे सोचता है, तू यूं क्यों कर रहा है, तू किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा। और एक और संदिग्ध बात यह है कि ये जो कई आत्महत्याएं हुई हैं, इसमें जो मानसोपचार तज्ञ है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो भी
सेम है। वही व्यक्ति हर बार उसी का नाम आता है और वही ये करता है। ऐसी एक हत्या कई साल पहले हुई थी, वो थी परवीन बाबी जी की। परवीन बाबी जी एक बहुत सफल कलाकार थी, उनके सभी सिनेमा बहुत अच्छे चलते थे, वो एक यशस्वी कलाकार थी, वो उनके करियर के पूरे पीक पे थी। तब उन्हें भी ऐसे ही नशे की आदत लगाई गई, उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया, उन्हें पागल करार दिया गया, सिजोफ्रेनिया बताया गया और बाद में वो एक गुमनाम अंधेरे में चली गई। और कुछ सालों बाद उनका शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ, जो कि 2-3 दिन पहले मर चुकी थी और वो सड़ चुका था उनका शरीर। और उसके बाद भी महेश भट्ट जैसे कई लोग हैं जो उन पर कीचड़ फेंक कर रहे थे कि वो कैसे उनके पीछे दीवानी थी और सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां भी बता रहे थे। उनका भी कई फिल्मी कलाकारों ने उस वक्त के परवीन बाबी जी का भी बहुत उत्पीड़न किया गया, शारीरिक उत्पीड़न हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ और उसके चलते वो उन्हें भी पागल करार घोषित कर दिया और वो गुमनामी के अंधेरे में छुप गई। गुरुदत्त जी का ऐसी ही आत्महत्या हुई थी कि गुरुदत्त जी भी एक सफल कलाकार थे, एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, पर उनका भी अंत ऐसे ही एक आत्महत्या में तब्दील हो गया। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की कि ये सारी आत्महत्याओं की अगर फिर एक बार तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनके पीछे के जो दुआ है, धागे हैं, डोरे हैं, ये अगर फिर एक बार इनकी इंक्वायरी की गई तो बॉलीवुड में हुई कई आत्महत्या हत्या में तब्दील हो जाएंगी। एक सोची समझी साजिश के तहत की गई मर्डर्स है ये, जिसमें झूठे सबूत बनाए भी जाते हैं और झूठे सबूत दिखाए भी जाते हैं और सही सबूत मिटाए जाते हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप गायब है, सुशांत सिंह राजपूत के डायरी से कुछ पन्ने गायब है, सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सारा जो रिकॉर्ड है ट्विटर पर का या इंस्टाग्राम पर का वो भी डिलीट मारा गया है। सुशांत सिंह की फ़ोन पर की जो उन्होंने जो फ़ोन पे वार्तालाप किया है कई लोगों से बाद में, वो सब भी गायब है। 15 मिनट पहले जो व्यक्ति जूस पीकर कमरे में जाता है और उसकी बहन को ये बताया जाता है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब है और वो अपने कमरे में गया है, और उसकी बहन निकलती है ऑटो से उसे मिलने को, और उसे रास्ते में 5 या 7 मिनट में ही पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का ने आत्महत्या कर ली। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें अर्णब गोस्वामी जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बड़ी बारीकी से इस केस पे तहकीकात की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे हत्या करार करने का, और उनकी कोशिश मेरे ख्याल से कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि अब बिहार पुलिस इसमें आई है, सीबीआई भी आ गई है, पर सीबीआई के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। वो ऐसा कि सीबीआई की इंक्वायरी में जो मेन अफसर रहेंगी मैडम, उनका इसी हत्या से निगड़ित एक बॉलीवुड के बड़े कलाकार के साथ बहुत नज़दीकी ऐसी एक फोटो पब्लिश हुई है और वो अभी फेसबुक या सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हो रही हैं। तो मेरी गुजारिश है सीबीआई डिपार्टमेंट से और कई ईडी से और कई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, बिहार पुलिस से, कि इन महिला को जिनके निकट संबंध है बड़े बॉलीवुड कलाकार से, इस सुशांत सिंह मर्डर केस से संबंधित, उन्हें हटाया जाए और किसी और निष्पक्ष जो इसकी तहकीकात कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति को इसमें लाया जाए और इसमें
गृह मंत्रालय भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। हमें अगर भारत के बॉलीवुड को, सिनेमा को बचाना है तो हमें इस अंडरवर्ल्ड माफिया जो आज पूरे बॉलीवुड को चला रहा है, इसके पीछे जो ताकत है, जिसमें कई लोगों को खत्म किया जा रहा है और कई गलत लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को ये सब बंद होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जिसमें मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष ऐसी जांच हो, इसमें तहकीकात हो और किसी भी आत्महत्या को मामूली आत्महत्या करार देने से पहले उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें, उसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर आत्महत्या करने वाले के पीछे कोई ना कोई है। कई हमारे जो किसान भाई हैं, ये जो आत्महत्या करते हैं, इनके पीछे भी एक कहानी है कि कई जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकारी जो करते हैं, साहूकारी, ये लोग इन किसान भाइयों को पैसों की मदद करते हैं और बाद में उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं और इसी कारण वो किसान भाई आत्महत्या करता है। या कोई भी कई जगह बैंकों के जो वसूली एजेंट है, ये लोग भी आत्महत्या के कारण है, क्योंकि बैंकों के वसूली एजेंट जिस तरीके से वसूली के लिए तकलीफ देते हैं। मैं खुद एक बैंक के वसूली एजेंट को फेस कर चुका हूं, पर चूंकि मैंने मजबूती से जवाब दिया और उनको एक्सपोज किया तो मेरी तकलीफ बंद हो गई, वरना इन्होंने इसी तरीके से मानसिक उत्पीड़न देने की कोशिश की थी। भारत की एक बहुत बड़ी बैंक है ये भी, और ये लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों के ये जो वसूली के जो एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, ये सब माफिया से रिलेटेड या किसी गुनहगारी गिरोह से रिलेटेड है, किसी अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, जो कि वसूली करने के लिए ऐसे काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस झूठे केस में किसी गरीब को फंसा देती है। एमपीआईडी जैसे कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और किसी अच्छे व्यक्ति को इसमें अटका दिया जाता है। कई अच्छे घरों के पुरुषों को और महिलाओं को, पूरे फैमिली को इस एमपीआईडी जैसे काले कानून के अंदर डाल दिया गया और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और तकलीफ दी जा रही है। पुलिस वाले, मेरे पास एक ऐसी जीती जागती सबूत के साथ केस है जिसमें कि पुलिस वाले ने पैसा लेकर एक अच्छी खासे घर के महिला को झूठे केस में फंसा दिया और जो साहूकार थे जिन्होंने ब्याज से पैसा दिया था, उन ब्याज से पैसे देने वालों की तरफ से झूठी केस बनाई गई। उसमें एक बड़े व्यावसायिक है, उनका भी संबंध है। उन्होंने भी उस महिला का शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश की, उन्हें मानसिक रूप से तकलीफ दी गई। उसमें तत्कालीन आमदार की भी उस व्यक्ति को साथ थी। और ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर अगर वक्त पड़ेगा तो नाम बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यही एक स्टोरी है जो मैं आज, ये बड़ी सीरियस बात है कि क्योंकि ये आत्महत्या आसान नहीं होती यार। क्यों आत्महत्या को एक मामूली करार दिया जाता है और उस आदमी को कायर करार कर दिया जाता है? कोई आदमी कायर नहीं होता यार, कोई आदमी कायर नहीं होता। हर कोई फेस करता है जिंदगी को, पर जब तुम पर ऐसी जुल्म होता है, तुमको कैसा है, चाकू का वार है, हाथों का वार है, मारपीट है, ये सब दिख के आता है, पर यहां जो प्रेशर दिया जाता है वो दिखता नहीं है, उसका कोई शरीर पे घाव नहीं दिखता है। अभी तक के ऐसा कोई साइंस साबित नहीं हुआ जो मरने वाले व्यक्ति का दिमाग टेस्ट करके बताए कि इसको मानसिक उत्पीड़न किया गया और इसे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया गया है। एक तो बताओ, है पॉसिबल ये यहां कैसे करेंगे आप? कैसे साबित करेंगे कि इस व्यक्ति को
क्या तकलीफ से गुजरी है वो व्यक्ति। बहुत आसान है ये बताना कि वो कायर था, आत्महत्या कर गया। बहुत आसान था ये बोलना कि वो भगोड़ा था जो भाग गया, परिस्थिति का सामना नहीं कर सका। अरे परिस्थिति का सामना उसने किया, बहुत लंबे अरसे तक किया है। शायद किसी को मारपीट हो रही है तो उसको बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, ये बात जख्में दिखती हैं, मारपीट दिखती है, पर मानसिक उत्पीड़न दिखता नहीं है। और मानसिक उत्पीड़न में जब आदमी कई सालों निकल जाते, कई महीनों गुजर जाते और उसका उत्पीड़न रुकता नहीं है और उस पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो आखिरी में व्यक्ति उस दबाव के बजाय मौत प्रिफर करता है, वो आत्महत्या करना ज्यादा आसान समझता है। ऐसा आदमी भगोड़ा कैसे हो सकता है, कायर कैसे हो सकता है? मेरा तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महाराष्ट्र की पुलिस पर भी। कई गुनाह जो हो रहे हैं, कई गुनाह जो हुए हैं, इसमें सीधा सीधा पुलिस वालों का संबंध है, ये मेरा आरोप है। आज आम आदमी पुलिस के पास जाने को घबराता है और गुनहगार पुलिस के कंधों पे हाथ रख के घूमते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आज आपको कोई कंप्लेंट करने पुलिस जाओ तो पुलिस वहां आपको ऐसे हरास करेगी कि जैसे आपने ही गुनाह किया हो। एक औरत अगर जाती है कि मेरा विनय भंग हुआ, मेरा मोलेस्टेशन हुआ है, किसी व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने किया है, तो वो पुलिस उसको ऐसे सवाल पूछती है कि जैसे वो खुद एक वेश्या है और वो बड़ी हस्ती, कोई नामचीन बहुत अच्छा व्यक्ति है और उससे पता नहीं उसके साथ क्या व्यवहार हो जाते हैं इन पुलिस वालों के कि वो आदमी को अरेस्ट नहीं होती, उसे बाइज्जत बरी हो जाता है। अदालतों में ऐसे कई झूठे सबूत पेश किए जाते हैं, अदालतों में कई गवाह बदले जाते हैं, झूठी गवाही दी जाती है और आखिरी में जज साहब क्या करेंगे? उनके सामने जो सबूत है उसके ऊपर उनको न्याय देना है। तो ये न्याय कहां हुआ? अदालतों में न्याय मिल रहा है क्या हमें? मेरा तो प्रश्न चिन्ह है। जो मामले 10-10, 20-20 साल में जिसका निर्णय नहीं होता है, वो न्याय कहां से हुआ? मैं आज ये जान तोड़ के ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों तक पहुंच रहा हूं। इसका कारण ये है कि दुखता है यार, कहीं तो भी दुखता है, तकलीफ होती है जब देखता हूं अन्याय हो रहा है लोगों पर। मुझे पता है कि ये अन्याय है, ये गलत है। कई केसेस जो पेपर में आती है, अखबारों में आती है, जिसमें वो जब पढ़ते हैं तो एक मिनट में एक मामूली अनपढ़ बच्चा भी बता देगा कि अरे ये खून है, ये आत्महत्या नहीं है, और पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलते। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पता नहीं क्या कैसी जांच करती है, कैसे तहकीकात करती है। बहुत तकलीफ होती है और इतना होकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये परेशानी है। कौन उलझेगा इन पुलिस वालों से और गुंडों से? ये सवाल है। हर कोई डर के मारे चुप है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। कोई अगर आई विटनेस भी है तो वो सामने नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आ गया तो उसे मार दिया जाएगा या उसे तोड़ दिया जाएगा या उसे उसके परिवार को किसी को किडनैप करके उसे झूठी गवाही दिलवाई जाएगी। क्या हुआ? जिस गाड़ी से सलमान खान ने लोगों की मृत्यु हुई थी, क्या हुआ उस केस में? जो हेड कांस्टेबल था, जो खान साहब के साथ था, वो बाद में एक मुफलिसी के भिखारी की जैसे मौत मरा, उसे किसी ने सुना नहीं। ऐसी कई घटना है जिसमें कोई सबूत नहीं मिले और उसे बस करार दिया गया एक मामूली आत्महत्या, अकस्मात मृत्यु, और केस बंद और कुछ नहीं, केस बंद। और बाई चांस कोई अगर अदालतों में गई केस, तो वहां हमें तो दामिनी सिनेमा का एक डायलॉग बहुत फेमस है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है बस एक तारीख और कुछ नहीं। सो एक और तारीख
सुशांत सिंह के नसीब में ये तारीख पे तारीख ना पड़े, ऐसी मेरी गुजारिश है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसी कई आत्महत्या जो असल में हत्याएं हैं उन्हें न्याय मिले। जय हिंद।